Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए हिंदी पेपर 2 के लिए आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। अभी जो ये क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को करा रही हूँ ये ऑनलाइन एग्जाम जो हुए थे सीटेट के उनके क्वेश्चन पेपर हैं। इसके बाद जो ऑफलाइन एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, सारे पैसेज यहाँ पर होंगे, इसके अलावा पेडागोजी भी कंप्लीट होगी। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। और देखिए इससे पहले 2 क्लासेस मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं देखी है ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट यहाँ पर है, देखिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मैं आप लोगों को हर क्लास में बता रही हूँ कि आपको पैसेज सबसे शुरू में पूरा का पूरा रीड नहीं करना है, टाइम वेस्ट होता है इस चीज़ से। आप लोगों को टाइम को यूटिलाइज करना है, क्योंकि देखिए 2.5 घंटा आपके पास होता है क्वेश्चन को करने के लिए। उसमें आप लोगों को OMR शीट भी फिल करनी होती है, तो बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं पेपर। इसलिए जहाँ पर आप टाइम बचा सकते हैं वहाँ पर बचाइए। आप लोगों को क्या करना है कि क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और उसका कीवर्ड पकड़ के आप लोगों को पैसेज में देखना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गिजुभाई के संपूर्ण चिंतन एवं लेखन में केंद्र में कौन था। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है गिजुभाई के संपूर्ण चिंतन में। तो देखिए संपूर्ण चिंतन आप लोग देखिएगा यहाँ पर कहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए गिजुभाई की शिक्षा पद्धति के केंद्र में निर्विवाद रूप से कौन था, बालक था। तो देखिए यहाँ पर मिल गया फर्स्ट पॉइंट में ही कि कौन था सेंटर में, बालक था। तो देखिए बालक ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए शिक्षा नीतिकार थे, अभिभावक थे, बच्चे थे या फिर पाठ्य पुस्तकें हैं। तो देखिए कौन है, बालक है। तो यहाँ पर बच्चे जो हो जाएंगे वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए गिजुभाई के अनुसार माता पिता को किसकी जानकारी होनी चाहिए। पाठशाला की शिक्षण नीति, पाठशाला का वित्त प्रबंधन, पाठशाला का स्थापना दिवस या फिर पाठशाला की प्रबंधन समिति। देखिए तो मैं आप लोगों को ऑप्शंस बता रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ से टैग वर्ड पकड़ना है और पैसेज में सर्च करना है। जो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि गिजुभाई के अनुसार माता पिता को किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर किस पॉइंट पर लिखा गया है ये बात। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि इस महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं भूलें कि बालक के शिक्षण से पूर्व माता पिता का शिक्षण भी कम आवश्यक नहीं है। शालाएं जिस नीति को लेकर शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन करती हैं, माता पिता को भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए किस चीज़ की जानकारी होना चाहिए। तो देखिए स्कूल में जो भी नई शिक्षण नीति बनाई जा रही है बच्चों के लिए, इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट सही हो जाएगा। पाठशाला की शिक्षण नीति के बारे में माता पिता को जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गिजुभाई ने बालक के शिक्षण से पूर्व किसके शिक्षण को आवश्यक माना है। तो देखिए किसका शिक्षण होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट उसमें ही लिखा हुआ है पॉइंट में। देखिए यहाँ पर बोला है गिजुभाई ने कि बालक के शिक्षण के पूर्व माता पिता का शिक्षण भी कम आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो बालक के शिक्षण से पूर्व किसका, माता पिता का शिक्षण भी आवश्यक माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार बालक शिक्षण का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है। पाठ्य पुस्तकें हैं, बच्चों के खिलौने हैं, बच्चों की क्रियाशीलता है या फिर बच्चों में अनुशासन। तो देखिए महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से दिए हैं इन्होंने। तो देखिए गद्यांश में यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कहाँ पर हुई है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि उनके बालक के शिक्षण महत्वपूर्ण पक्ष हैं कौन कौन से। बालक की इच्छा, आनंद, उसकी आज़ादी, उसका कर्तव्य और क्रियाशीलता। तो देखिए क्रियाशीलता ऑप्शन में दिया गया है, इसके अलावा कोई भी पॉइंट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ कौन सा है, क्रियाशीलता। तो देखिए यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, बच्चे की क्रियाशीलता। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में गिजुभाई अभिभावकों को क्या सुझाव देते हैं। तो देखिए गिजुभाई जो है वो बालक के अभिभावकों को क्या सुझाव देते हैं। तो देखिए कहाँ पर दिया गया है सुझाव। तो देखिए यहाँ पर बोला है इन्होंने कि किस चीज़ का, कि बच्चे को स्वयं करने दें, बच्चे के विकास हेतु घर में विविध सृजनात्मक प्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराने। ठीक है, देखिए उस पर अपनी इच्छाएं ना थोपने के लिए, रुचियों को महत्व देना बच्चे की आदि के सुझाव देते हुए अभिभावकों से विशेष अपेक्षाएं व्यक्त की हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा। तो देखिए बच्चों पर पूरी तरह से हावी रहना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि बच्चों को कुछ भी आप लोगों को नहीं थोपना, आदेश नहीं देने हैं बच्चों को, बाबा बाबा इंस्ट्रक्शंस नहीं देने हैं। बच्चों की क्षमता पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चों की क्षमता पर विश्वास करना है। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा। देखिए बच्चों को स्वयं काम करने देना चाहिए। ठीक है, रुचियों को महत्व देना, उनकी इच्छाओं, अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर ना थोपना, उनको स्वयं काम करने देना। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
गद्यांश की विषय वस्तु के आधार पर कहा जा सकता है कि गिजुभाई जो हैं वो मनोचिकित्सक हैं। देखिए मनोचिकित्सक तो यहाँ पर नहीं है, ना ही प्रशासनिक अधिकारी हैं, ना ही प्रधान अध्यापक थे। क्या थे ये? शिक्षाविद थे जिन्होंने शिक्षा के बारे में जागरूक किया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है तो आपको उसी तरीके से चीज़ें यहाँ पर टिक करनी है। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो पैसेज में नहीं मिलेगा, आप लोगों को बताना है अपनी साइड से कि यहाँ पर जो गिजुभाई हैं वो किस तरीके की चीज़ें बच्चों को बता रहे हैं, यहाँ पर क्या ये हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्रियाशीलता में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए क्रियाशीलता ता पीछे आ रहा है। ठीक है, और जो प्रत्यय होता है वो एंड वाला वर्ड होता है, तो यहाँ पर ता जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाल शिक्षण का समास विग्रह आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं बालक का शिक्षण, बालक और शिक्षण, बालक में शिक्षण या फिर बालक से शिक्षण। तो देखिए बालक का शिक्षण होता है, ना तो बालक और शिक्षण अलग अलग होते हैं, ना ही बालक में शिक्षण और ना ही बालक से शिक्षण। यहाँ पर जो समास विग्रह होगा वो किस चीज़ का हो जाएगा? बालक का शिक्षण। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए किस शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द बनेगा? देखिए शिक्षणता कुछ नहीं होता है, आनंदता कुछ नहीं होता है, विकासता कुछ नहीं होता है, क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्र में अगर हम ता जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? स्वतंत्रता यहाँ पर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए काव्यांश यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, पद्यांश शुरू हो गया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अपनी रीढ़ सीधी रखने वालों की कौन सी विशेषता मुखरित हुई है? अपनी रीढ़ सीधी रखने वालों की। तो देखिए फर्स्ट उस पर ही लिखा गया है ये चीज़। देखिए मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रीढ़ शब्द का क्या इस्तेमाल हुआ है कि अपनी रीढ़ सीधी रखने वालों को। तो देखिए दूसरों के सामने शीश झुकाना, सभी से समझौता कर लेना, अन्याय के सामने सिर न झुकाना या फिर सदैव सीधे खड़े रहना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है? अन्याय के सामने सिर ना झुकाना, मतलब अपनी रीढ़ सीधे रखने वालों के लिए उपयुक्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए रीढ़ सीधी रखने से क्या अभिप्राय है? दंडवत मुद्रा में पड़े रहना, आत्मसम्मानी होना, अपने ऊपर गर्व करना या फिर कभी विश्राम ना करना। तो देखिए रीढ़ सीधी रखने का मतलब होता है आत्मसम्मानी होना। ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ पर? आत्मसम्मानी होना। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैं हूँ उनके साथ पंक्ति का भाव है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं जो तज सकते अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते शीश नवाकर अत्याचार। देखिए अत्याचार के ऊपर ये चीज़ बोली गई है कि किसी भी चीज़ के सामने आप लोगों को नहीं झुकना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया मैं उनके साथ हूँ, तो इस पंक्ति का मतलब हो जाएगा उन लोगों का साथ निभाना, उन लोगों के साथ कदम ताल करना, स्पर्धा करना या फिर मित्रता करना। तो देखिए तीनों ही पॉइंट यहाँ पर गलत हैं। क्या है? उन लोगों का साथ निभाना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो अत्याचार के आगे चुप नहीं रहते हैं, यह भाव किस पंक्ति से आया है? कभी नहीं जो तज सकते हैं, निर्भय होकर घोषित करते हैं, साथ खड़ी हो भारी भीड़ या फिर नहीं जिन्हें चुप कर सकती अतातियों की शमशीर। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है? तो देखिए लास्ट पॉइंट में ये चीज़ लिखी गई है, नहीं जिन्हें चुप कर सकती आततातियों की शमशीर। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका मीनिंग पूछा था कि जो अत्याचार के आगे चुप नहीं रहते हैं, तो इसका जो भाव है वो किस पंक्ति में है? तो वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए शमशीर का यहाँ पर क्या अर्थ है? जो शमशीर यहाँ पर यूज़ करी गई है उसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देखिए जो शमशीर है उसका अर्थ है तलवार, ना तो धनुष है, ना ही बंदूक, ना ही गुलेल। क्या हो जाएगा? शमशीर का मतलब होता है तलवार। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए न्यायोचित में संधि विच्छेद कौन सा है? तो देखिए न्यायोचित का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाता है? न्याय प्लस उचित। ठीक है, क्या हो जाता है? न्याय प्लस उचित। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पैसेज कंप्लीट हो गए, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं पेडागॉजी के। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि शिक्षार्थी लक्ष्य भाषा के संदर्भ में कम अभिज्ञ हैं तो इस स्थिति में व्याकरण शिक्षण का क्या तरीका होना चाहिए? निगनात्मक। देखिए यहाँ पर नियम पहले आते हैं, अध्यापक केंद्रित होना चाहिए, कंठस्थीकरण नहीं कराना है बच्चे को, ना ही टीचर सेंट्रिक होता है, बल्कि क्या हो जाता है? अंतः क्रियात्मक या फिर शिक्षार्थी केंद्रित। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनियों के आधार पर
शब्द समूह की श्रेणी को क्या कहा जाएगा। तो देखिए ध्वनि से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर ध्वन्यात्मक की बात हुई है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ध्वन्यात्मक समूहीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शिक्षार्थियों के वाचन कौशल को समृद्ध करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। उन्हें सस्वर पठन के लिए कहना, बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, उन्हें अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए कहना, या फिर उन्हें विभिन्न प्रकार की वाचन संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए जब हम बंद अंत वाले प्रश्न बच्चे से पूछते हैं तो वो कम महत्वपूर्ण हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर कम महत्वपूर्ण पूछा था। कम महत्वपूर्ण कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर पठन का तात्पर्य सामान्यतः पाठ्य सामग्री को डिकोड करना है। पठन के समय पाठक अर्थ ग्रहण करते जाते हैं। एक अच्छे लेखक को पता होना चाहिए कि उसके पाठक कौन है। पठन और लेखन के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त शब्द संपदा होनी चाहिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर पॉइंट सही हो जाता है। तो देखिए सारे यहाँ पर सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन फर्स्ट वाला जो है वो यहाँ पर गलत है। पठन का तात्पर्य जो होता है वो पाठ्य सामग्री को डिकोड करना नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी गतिविधि जीवन की वास्तविक स्थितियों में भाषा के प्रयोग में अधिक सहायता नहीं करेगी। श्याम पट से नकल करना, प्रामाणिक सामग्री का पठन, समाचार सुनना, या फिर प्रतिबिंबात्मक जर्नल लिखना। तो देखिए नेगेटिव यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा नेगेटिव हो जाएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 1 श्याम पट से नकल करना। क्योंकि देखिए कॉपी बच्चे करते हैं तो वहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते। तो श्याम पट से कुछ भी कॉपी कराना वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक उत्साही अध्यापक किसी एक पारंपरिक कक्षा में भाषा कौशलों के विकास में शिक्षार्थियों की मदद कैसे कर सकती है। पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों द्वारा, स्वयं निर्मित सामग्री के माध्यम से अतिरिक्त सूचनाएं देकर, या फिर साप्ताहिक परीक्षाओं द्वारा। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, स्वयं निर्मित सामग्री के माध्यम से अतिरिक्त सूचनाएं देकर। नेक्स्ट देखते हैं। लेखन विचारणीय रूप से जटिल चिंतन प्रक्रिया है, हालांकि अच्छे लेखन के लिए किसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए योजना बनाने के लिए काफ़ी समय लगाना, पाठक के बारे में विचार करना, लिखे हुए को पुनः पढ़ना आदि आवश्यक है, और पुनर्लेखन और प्रारूप को अंतिम रूप देना। प्रक्रिया की अनदेखी करना, देखिए अनदेखी नहीं करना है, ठीक है, किसी भी चीज़ को अनदेखा नहीं करना है, केवल अंतिम स्वरूप। देखिए केवल यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नेगेटिव ही पूछे जा रहे हैं, इसमें कौन सा है जो सही नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, श्रवण वाचन पठन और लेखन भाषा कौशल है, बिल्कुल सही बात है। लिखित भाषा वाचिक भाषा से भिन्न होती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेखन आनंद के लिए, अतः यह पाठक निर्देशित नहीं है। तो देखिए लेखन आनंद के लिए है, अतः यह पाठक निर्देशित नहीं है। तो देखिए ये चीज़ गलत है कि लेखन सिर्फ आनंद के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। 4 देखिए वाचन योजनाबद्ध नहीं हो सकता है, पर लेखन में बहुत भली भांति योजना बनाने की ज़रूरत होती है। तो देखिए बिल्कुल सही है, जब हम बोलते हैं तो वहाँ पर योजनाबद्ध चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन लेखन में जब हम लिखते हैं तो बहुत भली भांति योजना बनाने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी अध्यापक को कक्षा 8 के विद्यार्थियों को लेखन कौशल संबंधित शिक्षण देने के लिए पाठ योजना बनाते समय किस काम से बचना चाहिए। होटल में बुकिंग करने से जुड़ी सूचना प्राप्त करने के लिए ईमेल लिखना, व्याख्यान के दौरान टिप्पणियां लिखना और उनका सारांशीकरण, कक्षा प्रस्तुतिकरण हेतु स्लाइड आदि बनाना, शिक्षार्थियों को ऐसा कार्य देना जो भाषा के रूप एवं नियमों को सीखने पर केंद्रित हो। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए बचना किस चीज़ से है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 शिक्षार्थियों को ऐसा कार्य देना जो भाषा के रूप एवं नियमों को सीखने पर, देखिए केवल नियमों पर सीखने पर केंद्रित हो, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक जापानी विद्यार्थी अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषा प्रभावपूर्ण बोल लेती है, संभावित है ये क्या है, भाषा शिक्षार्थी है, एकल भाषी है, बहुभाषिक है, या फिर द्विभाषिक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा पॉइंट, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्या है वो, मल्टीलिंगुअलिज्म है, बहुभाषिक है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विद्यालय में भाषा शिक्षण पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी होना चाहिए। इस कथन के आलोक में आप मिडिल विद्यालय के शिक्षार्थियों के भाषा अधिगम को समृद्ध करने के लिए किस प्रकार के संसाधन एवं गतिविधियों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए प्रामाणिक साहित्य का पठन, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का पठन, द्विभाषिक शब्दकोश का प्रयोग, या फिर अध्यापक द्वारा निर्मित वर्कशीटों पर काम
करना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, प्रामाणिक साहित्य का पठन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक वाक् विकार है जिससे एक ही शब्द बार बार दोहराने से वाचन का प्रभाव बाधित होता है। हकलाना, त्रुटिपूर्ण उच्चारण, अफेजिया या फिर डिसफेजिया। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हकलाना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए विद्यार्थियों को अच्छे वाचन के लिए प्रशिक्षित करने हेतु कौन से युक्ति प्रयुक्त नहीं करनी चाहिए, तो कौन सी नहीं करनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर सही उच्चारण का प्रदर्शन करके, जीवा एवं होठ की सही दशा का अभ्यास करके, शब्दों का अनुसरण करने के लिए देखने का अभ्यास करके, या फिर शिक्षार्थी को 1 मिनट बोलने का अवसर देना जिससे उसकी गलती की पहचान हो सके। तो देखिए कौन सा सही है यहाँ पर, तो देखिए नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव यहाँ पर है कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चों का अनुकरण करने के लिए देखने का अभ्यास करके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राह्य भाषा कौशल कौन से हैं, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है भाषा का प्रयोग करते समय स्वयं को सही करने में सक्षम, व्याकरणिक संरचनाओं का सटीक उपयोग, या फिर विभिन्न शैलियों में लेखन, या फिर सूचनाओं के लिए श्रवण एवं पठन। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर ग्राह्य भाषा कौशल कौन से हैं, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर भाषा का प्रयोग करते समय स्वयं को सही करने में सक्षम, व्याकरणिक संरचनाओं का सटीक उपयोग, विभिन्न शैलियों में लेखन या फिर सूचनाओं के लिए श्रवण एवं पठन। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, सूचनाओं के लिए श्रवण एवं पठन जो है वो क्या होता है, ग्राह्य भाषा कौशल होते हैं। ठीक है, जो हम ग्रहण करते हैं तो ग्रहण किस चीज़ से करते हैं, तो श्रवण से और एक पठन से। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, उपचारात्मक अध्यापन का क्या उद्देश्य है, वर्तमान कार्यनीतियों में व्याकरण शुरू करना, विद्यार्थियों के ज्ञान का परीक्षण, शिक्षार्थियों ने जिन व्याकरणिक इकाइयों को सही तरह से नहीं सीखा है उनका पुनः शिक्षण करना, या फिर शिक्षार्थियों को व्याकरण पूछना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। उपचारात्मक अध्यापन का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि शिक्षार्थियों ने जिन व्याकरणिक इकाइयों को सही तरीके से नहीं सीखा है उनका पुनः शिक्षण करना। ठीक है, क्योंकि देखिए उपचारात्मक अध्यापन कब होता है, जब बच्चे की कोई कमी निकाली जाती है और उस कमी को में सुधार किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा होता है, उपचारात्मक अध्यापन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए आज यहीं पर क्लास आप लोगों की कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।